काम छोड़कर न चले जाएं। अगर आप ज्यादातर कंपनियों की सैलरी देखें तो आप पाएंगे कि इस बात में थोड़ी बहुत सच्चाई तो है। इसका कुल नतीजा यह होता है कि ज्यादातर एम्प्लॉय आगे नहीं बढ़ पाते। वे वही करते हैं जो उन्हें सिखाया जाता है। सिक्योर जॉब खोज लो। ज्यादातर काम करने वाले कम समय के इनाम जैसे सैलरी और दूसरे फायदों के लिए काम करते हैं, पर लॉन्ग टर्म के नजरिए से ये उनके लिए नुकसान का सौदा साबित होता है। इसके बजाय मैं यंग लोगों को यही सलाह दूंगा कि जॉब खोजते समय वे इस बात पर कम ध्यान दें कि वे कितना कमा रहे हैं और इस बात पर ज्यादा ध्यान दें कि वे कितना सीख रहे हैं। रास्ते पर आगे की तरफ देखकर ये तय करें कि किसी खास प्रोफेशन को चुनने के पहले और रैट रेस में फंसने के पहले वे कितने स्किल्स में माहिर होना चाहते हैं। जेरी मैगवायर फिल्म में टॉम क्रूज का बहुत बढ़िया रोल था और इस फिल्म में कई बहुत जोरदार डायलॉग थे। शायद सबसे यादगार लाइन थी, मुझे पैसा दिखाओ, और एक और लाइन थी जो मेरे हिसाब से ज्यादा सच्ची थी। ये उस सीन में थी जहां टॉम क्रूज फर्म छोड़कर जा रहा है। उसे जॉब से निकाल दिया गया है और वो पूरी कंपनी से पूछता है, मेरे साथ कौन आना चाहता है? और सब लोग चुपचाप और शॉक्ड खड़े रहते हैं। सिर्फ एक औरत बोलती है, मैं आना तो चाहती हूं, पर मेरा 3 महीने में प्रमोशन होने वाला है। ये लाइन शायद पूरी फिल्म की सबसे सच्ची बात है। ये उस तरह का स्टेटमेंट है जो बिल चुकाने के लिए मेहनत करने वाले लोग हमेशा इस्तेमाल करते हैं। मैं जानता हूं कि मेरे पढ़े लिखे डैडी हर साल सैलरी बढ़ने की आशा लगाए रखते थे और हर साल उन्हें निराशा होती थी। इसलिए वे फिर से स्कूल जाकर और ज्यादा क्वालिफिकेशन हासिल करते थे ताकि उन्हें एक और सैलरी इंक्रीमेंट मिल सके। पर एक बार फिर उन्हें निराशा ही हाथ लगती थी। मैं अक्सर लोगों से ये सवाल पूछता हूं, रोजमर्रा के ये काम आपको कहां ले जा रहे हैं? छोटे हैमस्टर की तरह लोगों को यह देखना चाहिए कि उनकी कड़ी मेहनत का नतीजा क्या निकल रहा है, उनका भविष्य कैसा होगा। सिविल ब्रिकफील्ड, द अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ रिटायर्ड पीपल के पहले वाले एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का कहना है कि प्राइवेट पेंशन की हालत बहुत खराब है। पहली बात तो यह है कि आज काम करने वालों में से 50% को कोई पेंशन नहीं मिलेगी। इसी बात से चिंता होनी चाहिए। और बाकी बचे 50% में से भी 75 से 80% लोगों को मामूली पेंशन मिलेगी, जो हर महीने 5500 रुपए या 10,000 रुपए या 20,000 रुपए होगी। अपनी बुक द रिटायरमेंट मिथ में क्रेग एस कापेल लिखते हैं, मैं एक बड़ी नेशनल पेंशन एडवाइजरी फर्म के हेड ऑफिस में गया और मैं मैनेजिंग डायरेक्टर से मिला जिसकी एक्सपर्टीज बढ़िया रिटायरमेंट प्लान्स तैयार करने में थी। जब मैंने उससे पूछा कि छोटे ऑफिस में काम करने वाले लोगों को पेंशन से कितनी इनकम की उम्मीद करनी चाहिए, तो उसने विश्वास भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, सिल्वर बुलेट। सिल्वर बुलेट? इसका क्या मतलब होता है? मैंने पूछा। उसने अपने कंधे उचकाए। अगर बुजुर्गों को यह लगता है कि बुढ़ापे में उनके पास जिंदा रहने के लिए काफी पैसे नहीं हैं, तो वे अपने आप को गोली मार सकते हैं। कार्पल इसके बाद पुराने रिटायरमेंट प्लान और ज्यादा खतरनाक नए 401 के प्लान में फर्क को क्लियर करते हैं। ज्यादातर काम करने वालों के लिए यह कोई सुखद तस्वीर नहीं है, और ये तो हुई रिटायरमेंट की बात। जब इस तस्वीर में मेडिकल फीस और लॉन्ग टर्म नर्सिंग होम फैसिलिटी को जोड़ा जाता है तो तस्वीर डरावनी हो जाती है। उनकी 1995 की बुक में वे बताते हैं कि नर्सिंग होम की फीस हर साल 30 लाख से 50 लाख डॉलर है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो अमेरिका और इंडिया में दोनों जगह गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को पेंशन बंद है। वहां पर 401 के प्लान है और इंडिया में एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन स्कीम है, जिसका मतलब है कि हर महीने हम और हमारे एम्प्लॉयर पैसे जोड़ेंगे जो कि किसी म्यूचुअल फंड में रखे जाएंगे ग्रो करने के लिए, और रिटायरमेंट पर हम वो पैसे ले सकते हैं। अगर हम ज्यादा जी लिए और हमारे पैसे खर्च हो गए तो आप ठीक समझे, हम जब बुढ़े होंगे और हमें पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, उसी वक्त हमारे पास पैसे नहीं होंगे। आज भी सोशलिस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट वाले देशों के कई अस्पतालों में कई कड़े फैसले लेने होते हैं, जैसे कौन जिएगा और कौन मरेगा। वे ये फैसले सिर्फ और सिर्फ इसी आधार पर लेते हैं कि उनके पास कितना पैसा है और मरीज कितने बूढ़े हैं। अगर मरीज बूढ़ा है तो वे अक्सर मेडिकल केयर को किसी जवान आदमी को दे देते हैं। बूढ़ा गरीब मरीज लाइन में सबसे पीछे खड़ा रहता है।
तो जिस तरह अमीर लोग बेहतर एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, उसी तरह अमीर लोग अपने आप को जिंदा भी रख सकते हैं, जबकि जिनके पास दौलत नहीं है वे मर जाएंगे। तो मैं हैरान हो जाता हूं कि क्या एम्प्लॉइज भविष्य में देख पा रहे हैं, या उनकी आंखें सिर्फ उनकी अगली सैलरी तक ही जाती हैं और वे अपने आप से कभी आने वाले भविष्य के बारे में सवाल ही नहीं करते। जब मैं ज्यादा पैसा कमाने की इच्छा रखने वाले नौजवानों के सामने बोलता हूं तो हमेशा एक ही चीज की सलाह देता हूं। मैं ये सुझाव देता हूं कि वे अपने जीवन के बारे में एक लंबा नजरिया रखें। सिर्फ पैसे और सुरक्षा के लिए काम करने के बजाय जो फिलहाल जरूरी है, मैं सुझाव देता हूं कि वे एक और काम करने लगे जो इन्हें एक और स्किल सिखा दे। अगर वे सेल्स टेक्निक सीखना चाहते हैं तो अक्सर मैं उनसे किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में शामिल होने के लिए कहता हूं, जिसे मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहा जाता है। इनमें से कुछ कंपनियों के ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत बढ़िया होते हैं, जो लोगों के मन से झिझक और नाकामयाबी का डर निकाल देते हैं, जो लोगों के फेल होने का मेन कारण होते हैं। लंबे समय में एजुकेशन या नॉलेज पैसे से ज्यादा कीमती होती है। जब मैं ये सुझाव देता हूं तो अक्सर लोगों का जवाब होता है, पर इसमें झंझट बहुत है, या मैं सिर्फ वही करना चाहता हूं जिसमें मेरी रुचि है। इसमें बहुत झंझट है। इसके जवाब में मैं पूछता हूं, तो आप जिंदगी भर सिर्फ इसलिए काम करते रहेंगे ताकि आपकी इनकम में से 50% आप गवर्नमेंट को दे दें? दूसरा रिस्पॉन्स, मैं सिर्फ वही करना चाहता हूं जिसमें मेरी रुचि है। इसके जवाब में मैं ये कहता हूं कि मैं जिम जाने में बिल्कुल रुचि नहीं रखता, और मैं वहां इसलिए जाता हूं ताकि मैं ज्यादा फिट हो सकूं और ज्यादा समय तक जिंदा रह सकूं। दुर्भाग्य से उस पुरानी कहावत में कुछ सच्चाई है। आप एक बूढ़े कुत्ते को नई चालबाजी नहीं सिखा सकते। जब तक कोई आदमी खुद को बदलने के लिए तैयार न हो, बदलना बहुत मुश्किल होता है। और उन लोगों के लिए जो कुछ नया सीखने के विचार से मोटिवेट हो सकते हैं और जो राह पर खड़े हैं, मेरा सुझाव यही है, जिंदगी बहुत हद तक जिम जाने की तरह है। इसमें सबसे दर्द भरा हिस्सा वहां जाने का फैसला लेना है। एक बार जब आप ये फैसला कर लेते हैं तो बाकी सब आसान हो जाता है। ऐसे कई दिन आए हैं जब मैं जिम जाने के नाम से कांप जाता हूं, पर एक बार जब मैं वहां पहुंच जाता हूं और काम शुरू कर देता हूं तो मुझे इसमें मजा आने लगता है। जब मैं वहां से निकलता हूं तो मुझे हमेशा खुशी होती है कि मैं वहां गया था। अगर आप कुछ नया सीखने में दिलचस्पी नहीं रखते हैं और इसके बजाय आप अपने फील्ड में बहुत एक्सपर्टीज हासिल करने पर जोर देते हैं, तो ये पक्का कर लें कि जिस कंपनी के लिए आप काम करते हैं वहां यूनियन हो। लेबर यूनियन एक्सपर्ट्स की रक्षा के लिए ही बनाई जाती है। मेरे पढ़े लिखे डैडी जब गवर्नर की कृपा दृष्टि से दूर हो गए तो वे हवाई में टीचर्स यूनियन के प्रेसिडेंट हो गए। उन्होंने मुझे बताया कि ये उनके द्वारा किया गया सबसे मुश्किल काम था। मेरे अमीर डैडी ने दूसरी ओर जिंदगी भर ये कोशिश की कि उनकी कंपनियों में यूनियन न बन पाए। वे इसमें कामयाब हुए। हालांकि यूनियन काफी करीब आ गई थी, पर अमीर डैडी हमेशा उन्हें दूर रखने में कामयाब हो जाते थे। पर्सनली मैं किसी का पक्ष नहीं लेता, क्योंकि मुझे दोनों ही बातों में फायदे दिखते हैं और उनकी जरूरत दिखती है। अगर आप स्कूल के द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलते हैं, हाई एक्सपर्टीज हासिल करते हैं, तो फिर आप यूनियन की सुरक्षा में चले जाएं। एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं अपने हवाई जहाज उड़ाने के करियर में गया होता तो मैंने एक ऐसी कंपनी पसंद की होती जिसकी पायलट यूनियन बहुत तगड़ी होती। क्यों? क्योंकि मेरी जिंदगी सिर्फ एक स्किल को सीखने के लिए समर्पित होती, जिसकी वैल्यू सिर्फ एक इंडस्ट्री में ही हो सकती थी। अगर मुझे उस इंडस्ट्री से निकाल दिया गया होता तो मेरे स्किल्स किसी दूसरे इंडस्ट्री में उतने काम के नहीं होते। अगर किसी सीनियर पायलट को निकाल दिया जाए जिसके पास 1 लाख घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस हो और जो हर साल $15 लाख कमा रहा हो, उसे स्कूल टीचिंग में इतनी ज्यादा कमाई वाली बराबरी की जॉब ढूंढने में बहुत दिक्कत आएगी। स्किल्स एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री में ट्रांसफर नहीं होती, क्योंकि एयरलाइन इंडस्ट्री में जिन स्किल्स की जरूरत होती है और जिसके लिए पायलट को ज्यादा सैलरी दी जाती है, वे स्कूल सिस्टम में उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। आज डॉक्टरों के लिए भी ये सही है। मेडिकल फील्ड में इतने बदलाव हो रहे हैं। कई मेडिकल एक्सपर्ट मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन जैसे HMO से जुड़ना पसंद करते हैं। स्कूल के टीचर्स को यूनियन का मेंबर होना पड़ता है। आज अमेरिका में टीचर्स की यूनियन सबसे बड़ी और अमीर लेबर यूनियन है। NEA यानी कि नेशनल एजुकेशन एसोसिएशन के पास बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। टीचर्स को अपनी यूनियन की सुरक्षा की जरूरत होती है, क्योंकि एजुकेशन के बाहर उनकी स्किल्स की वैल्यू रिलेटिवली काफी कम होती है। तो रूल ये है, एक्सपर्टीज हासिल करो और यूनियन बना लो। स्मार्ट लोग यही करते हैं। जब मैं अपनी क्लास से पूछता हूं कि आप में से कितने मैकडॉनल्ड से अच्छा हैमबर्गर बना लेते हैं, तो लगभग सभी स्टूडेंट्स अपने हाथ खड़े कर देते हैं। मैं फिर पूछता हूं, अगर आप में से ज्यादातर बेहतर हैमबर्गर बना लेते हैं, तो ऐसा क्यों होता है कि मैकडॉनल्ड आपसे ज्यादा पैसा बना लेता है? जवाब साफ है, मैकडॉनल्ड बिजनेस सिस्टम में आपसे अच्छा है। ज्यादातर टैलेंटेड लोग सिर्फ इसलिए गरीब होते हैं क्योंकि वे अपना सारा ध्यान बेहतर हैमबर्गर बनाने में लगाते हैं और बिजनेस सिस्टम के बारे में कुछ नहीं जानते। हवाई में मेरा एक दोस्त है जो एक कमाल का आर्टिस्ट है।
वो काफी पैसा कमा लेता है। एक दिन उसकी माँ के वकील ने उसे बताया कि उसकी माँ ने अपने बेटे के नाम पर $35,000 छोड़े हैं। ये रकम गवर्नमेंट और वकीलों द्वारा अपना हिस्सा लेने के बाद बची थी। तुरंत उसने इस पैसे को ऐड करके अपने बिजनेस को बढ़ाने का सोचा। 2 महीने बाद उसका पहला पूरा पेज का एक कलरफुल एड एक जानी मानी मैगजीन में पब्लिश हुआ, जिसके रीडर बहुत अमीर लोग थे। ये एड 3 महीने तक चला। उस एड के लिए कोई जवाब नहीं मिला और उसकी सारी पूंजी इस एड में खत्म हो गई और अब वो मैगजीन पर केस ठोकना चाहता है। एक ऐसे आम आदमी का एग्जाम्पल है जो कि एक बेहतरीन हैमबर्गर बना सकता है पर बिजनेस की समझ बिल्कुल नहीं रखता। जब मैंने उससे पूछा कि उसने क्या सीखा, तो उसका जवाब सिर्फ यही था कि ऐड करने वाले लोग धोखेबाज होते हैं। मैंने फिर उससे पूछा कि क्या वो सेल्स में या डायरेक्ट मार्केटिंग में कोई कोर्स करना चाहता है, तो उसका जवाब था, मेरे पास समय नहीं है और मैं अपना पैसा बर्बाद नहीं करना चाहता। दुनिया टैलेंटेड गरीब लोगों से भरी पड़ी है। अक्सर वे या तो गरीब हैं या फिर पैसे की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं या अपनी स्किल से कम पैसा कमा रहे हैं और इसकी जिम्मेदार उनकी नॉलेज नहीं है बल्कि उनकी नॉलेज की कमी है। वे एक बेहतर हैमबर्गर बनाने के स्किल्स को पैना करने में ही लगे रहते हैं और हैमबर्गर को बेचने और उसे घर तक पहुंचाने की एफिशिएंसी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। शायद मैकडॉनल्ड्स सबसे अच्छा हैमबर्गर नहीं बनाता है पर वे एक एवरेज हैमबर्गर को बेचने और उसे घर तक पहुंचाने में बेस्ट हैं। गरीब डैडी चाहते थे कि मैं स्पेशलाइजेशन हासिल करूं। उनका विचार था कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे ज्यादा सैलरी मिलेगी। हालांकि उन्हें हवाई के गवर्नर ने साफ कह दिया था कि वे स्टेट गवर्नमेंट के लिए अब काम नहीं कर सकते। फिर भी मेरे पढ़े लिखे डैडी मुझे स्पेशलाइजेशन हासिल करने के लिए एनकरेज किया करते थे। मेरे पढ़े लिखे डैडी ने टीचर्स यूनियन का काम संभाल लिया था और वे हाईली एजुकेटेड और स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए और ज्यादा सुरक्षा और फायदों के लिए कैंपेन छेड़ रहे थे। हमें इस बात पर काफी बहस हुई और मैं जानता हूं कि वे इस बात पर कभी सहमत नहीं हुए कि ज्यादा स्पेशलाइजेशन के कारण ही यूनियन की प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। ये कभी नहीं समझ पाए कि आप जितनी ज्यादा स्पेशलाइजेशन हासिल कर लेते हैं उतने ही ज्यादा आप चाल में फंस जाते हैं और आप अपनी स्पेशलाइजेशन पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। अमीर डैडी की सलाह यह थी कि माइक और मैं खुद को ग्रो करें। कई कॉर्पोरेशंस यही करते हैं। वे बिजनेस स्कूल के किसी यंग टैलेंटेड स्टूडेंट को चुन लेते हैं और फिर उस आदमी को इस तरह से डेवलप करते हैं ताकि एक दिन वो कंपनी की जिम्मेदारी संभाल सके। और ये यंग टैलेंटेड एम्प्लॉय किसी एक डिपार्टमेंट में एक्सपर्ट नहीं होते। वे बिजनेस सिस्टम के सभी पहलुओं की जानकारी के लिए इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट तक का काम करना सीखते हैं। अमीर लोग अक्सर अपने बच्चों या दूसरे के बच्चों को इसी तरह से डेवलप करते हैं। ऐसा करने से उनके बच्चों को बिजनेस का पूरा प्रोसेस अच्छी तरह से समझ आ जाता है और वे ये भी समझ जाते हैं कि किस तरह अलग अलग डिपार्टमेंट में तालमेल होता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की पीढ़ी में एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाना बुरा समझा जाता था। आज इसे स्मार्ट समझा जाता है क्योंकि लोग ज्यादा स्पेशलाइजेशन हासिल करने के बजाय इस कंपनी को बदलकर दूसरी कंपनी में जाना पसंद करेंगे। तो क्यों न कमाने के बजाय सीखने पर फोकस किया जाए। कम समय में हो सकता है कि आपकी इनकम कम हो पर लंबे समय में इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। सक्सेस के लिए जिन मेन मैनेजमेंट स्किल्स की जरूरत होती है वे हैं 1. कैश फ्लो का मैनेजमेंट, 2. सिस्टम्स का मैनेजमेंट, आपके और आपके परिवार के साथ समय को मिलाकर, 3. लोगों का मैनेजमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स सेल्स और मार्केटिंग की समझ होती है। सेल्समैनशिप ही पर्सनल सक्सेस की चाबी है, इसलिए आपको दूसरे आदमी के साथ कम्युनिकेशन में माहिर होना चाहिए, चाहे वो कोई कस्टमर हो, एम्प्लॉय हो, बॉस हो, पत्नी हो या फिर बच्चे हों। कम्युनिकेशन स्किल्स जैसे लिखना, बोलना और सौदेबाजी यानी बार्गेनिंग करना कामयाब जीवन के लिए बहुत जरूरी है। ये एक ऐसी स्किल है जिस पर मैं लगातार मेहनत करता हूँ और अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए कोर्सेज में भाग लेता हूँ या एकेडमिक टेप खरीदता रहता हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि मेरे पढ़े लिखे डैडी ने जितनी ज्यादा मेहनत की वे उतने ही ज्यादा काबिल बने। उन्होंने जितनी ज्यादा एक्सपर्टीज हासिल की वे उतने ही ज्यादा फंसते चले गए। हालांकि उनकी सैलरी बढ़ी पर उनके ऑप्शंस कम होते चले गए। जब उन्हें गवर्नमेंट जॉब से हटा दिया गया तभी उन्हें पता चला कि वे बिजनेस के नजरिए से कितने रिस्क में थे। ये तो उसी तरह का मामला हो गया जैसे प्रोफेशनल एथलीट को अचानक चोट लग जाए या वो खेलने के लिए ज्यादा बूढ़ा हो जाए। उनकी ऊंची सैलरी वाली सिचुएशन चली जाती है और वे अपनी लिमिटेड स्किल के सहारे जीवित रहते हैं। मैं सोचता हूँ कि इसलिए मेरे पढ़े लिखे डैडी बाद में यूनियनों के सपोर्टर बन गए थे। उन्होंने ये महसूस कर लिया था कि यूनियन ने उन्हें कितना ज्यादा फायदा दिलाया होता। अमीर डैडी माइक और मुझे सभी चीजों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी रखने के लिए मोटिवेट करते थे। वे हमें ऐसे लोगों के साथ काम करने के लिए एनकरेज करते थे जो हमसे ज्यादा स्मार्ट थे और वे ये भी चाहते थे कि हम स्मार्ट लोगों से एक टीम के रूप में काम करवाएं। आज इसे कोऑर्डिनेशन ऑफ प्रोफेशनल स्पेशलाइजेशन कहा जाएगा। आज मैं पुराने स्कूल टीचर से मिलता हूं जो हर साल लाखों डॉलर कमा रहे हैं।
वे इतना ज्यादा इसलिए कमा रहे हैं क्योंकि उनके पास अपने फील्ड की एक्सपर्ट स्किल्स के अलावा और भी स्किल्स हैं। वे सिखा भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं और मार्केटिंग भी कर सकते हैं।